नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा हमें ज्ञान देती है, संस्कार देती है। बात करेंगे पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी के पैटर्न पर। प्रैक्टिस सीरीज चल रही है और ये प्रैक्टिस सीरीज का पार्ट नंबर 4 है दोस्तों। आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे और 1 तारीख से जो है आपके सभी क्लासेज, ऑल सब्जेक्ट की क्लासेज के प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएंगे। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू, इस प्रैक्टिस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, चिपको आंदोलन से संबंधित है और आपको पता है चिपको आंदोलन से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, ठीक है। और बाकी आप लोग यहाँ पर, हम टोटल यहाँ पे आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण 25 प्रश्न करने वाले हैं विद डिटेल के साथ। हर एक क्वेश्चन का, हर एक आंसर को डिटेल के साथ बताएंगे, जिससे इससे रिलेटेड अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोगों से आसानी से स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर प्राप्त करना। तो पहला प्रश्न दोस्तों, सरल से प्रश्न शुरुआत करते हैं। इजली प्रश्न है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर या एन के बनर्जी। देखिए, बल मिला तो हमें क्या कहता है, यह प्रश्न थोड़ा सा क्या कर देता है, ऑप्शन दे दिया गया। अमृता देवी ये भी संबंधित है, मेधा पाटकर सारे पर्यावरण से संबंधित है, लेकिन चिपको आंदोलन की जब भी बात की जाती है सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है, ठीक है। और यह भारत के उत्तराखंड राज्य के किसानों ने वृक्षों की कटाई पर विरोध करने के लिए किया था और इस आंदोलन में भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ में शामिल किया गया था और इस आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा को बल मिला था। दूसरा प्रश्न दिया गया स्क्रीन पर है कि किसी जगह के फ्लोरा और फना क्या सूचित करते हैं। मान लीजिए कोई जगह है जहाँ पे फ्लोरा और फना है, तो ये उस जगह को क्या सूचित करेंगे कि पेड़ पौधे एवं जंतुओं को सूचित करते हैं, मछली एवं पेड़ पौधे को सूचित करते हैं, जंतु और मछलियों को सूचित करते हैं, या पक्षी और पेड़ पौधे को सूचित करते हैं। तो किसको सूचित करते हैं, सभी प्यारे मित्र बताएंगे। तो किसी जगह जो फ्लोरा और फना जो होते हैं यह सूचित करते हैं पेड़ पौधे और जंतुओं को सूचित करते हैं। फ्लोरा क्या होता है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली विशेष वनस्पति के समूह होती है, जबकि आपका जो दिया गया है कोना, फ्लोना जो दिया गया है, सॉरी फना, तो जो ये फना है दोस्तों ये किसका है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली जंतुओं का एक समूह है। तीसरा प्रश्न बेहतरीन प्रश्न, संभावित प्रश्न जो आपके एग्जाम पे पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, इस बार भी पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्त के लिए उपयुक्त पद कौन सा होगा? क्रोट संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण या परिधि की बात कर रहे हैं। किसकी बात की जा रही है? 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन दिए गए हैं और सभी ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर रहे हैं कि पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिपाप के लिए जो उपयुक्त पद होता है वह स्वस्थानीय संरक्षण होता है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? स्वस्थानीय संरक्षण की बात कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र आते हैं जिनमें वनस्पतियां एवं जंतुओं को प्राकृतिक संरक्षण प्रदान किया जाता है। चौथा प्रश्न है, आई होप आप लोग हर एक क्वेश्चन, हर सेशन को अच्छे तरीके से अटेंड कर पाए होंगे और इस क्लास को आपने लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो अभी हमने बात किया था, किसकी बात कर रहे हैं? पहले जो अगर पूछा जाता तो उत्तर प्रदेश था, लेकिन अब यह उत्तराखंड के रूप में अलग बन चुका है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो यह हो जाएगा उत्तराखंड राज्य से हो जाएगा। और इस आंदोलन की यानी चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में की गई थी और उत्तराखंड राज्य से ही किया गया था और सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा यह शुरू की गई था और वृक्ष काटने के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। पांचवा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था IUCN है, यूनिसेफ है, IUPAC है या WHO।
देखिए कल की अगर आपने सेशन ज्वाइन किया है, कल की प्रैक्टिस सीरीज जो थी अगर आपने उसको ज्वाइन किया है तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा। प्रैक्टिस सीरीज तीसरे हम डिटेल के साथ बताए भी थे आपको, इसलिए कहते हैं हर प्रैक्टिस सीरीज, हर एक प्रैक्टिस सेशन, हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों यहाँ पर सर्वोपरि है। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु जो संस्था होती है वह कहलाती है IUCN। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है जो प्रकृति संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग 1948 को की गई थी और इसका मुख्यालय मार्गस स्विट्जरलैंड में है, नोट कर लीजिएगा। छठवां प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया है, प्रश्न बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। अगर आपने समझ लिया तो आपने समझ लिया कि यहाँ पर 25+ आपने स्कोर कर लिया। EVS की बात कर रहे हैं। सामुद्रिक कच्छपों के जीवंत जीवाश्म कहा जाता है। जो समुद्री कच्छप होते हैं उनको जीवंत जीवाश्म कहा जाता है, क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं और भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप सबसे अधिक संख्या किसकी है? प्रजातियों में सबसे अधिक किस प्रजाति की संख्या है? कच्छप की बात कर रहे हैं। कोनेप्स रिडले, लॉगरहेड, ऑलिव रिडले या फ्लैटबैक। मैंने कहा था अगर इस प्रश्न का आपने जवाब दिया तो 25+ आपका स्कोर डेफिनेटली बिल्कुल बनता है, क्योंकि आप लोग डेफिनेटली तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो राइट ऑप्शन अगर आपका सी हो जाएगा, ऑलिव रिडले। तुक्का नहीं मारना है, वाकई में अगर आपको इन्फॉर्मेशन होगा, नॉलेज होगा, उसकी बात कर रहे हैं तो ऑलिव रिडले की बात कर रहे हैं। 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी पर यह उपस्थित है और कछुए का जीवन काल सभी लोग जानते हैं अधिकतम जो है लगभग 300 वर्ष के आसपास होता है और भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज़्यादा ऑलिव रिडले प्रजाति के कछुओं की संख्या पाई जाती है। 7वां प्रश्न दिया गया, स्क्रीन पर दिया गया है, बेहतरीन प्रश्न दिया गया है और बेहतरीन प्रश्न यानी सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? पर्यावरण मित्र, पर्यावरण श्री, तरु मित्र या वृक्ष मित्र। तो सभी जानते हैं मित्र से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कौन सा मित्र होगा? पर्यावरण। पर्यावरण हमारे चारों तरफ का आवरण, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? वृक्ष की बात कर रहे हैं। तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में जो दिए जाने वाला पुरस्कार है वह वृक्ष मित्र पुरस्कार है और यह पुरस्कार ऐसे व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जो वनीकरण को बढ़ावा देते हैं। 8वां प्रश्न है, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? सरला बहन, वंदना शिवा, जिम कार्बेट या रस्किन बॉन्ड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? देखिए जिम कार्बेट एक तो नेशनल पार्क है, लेकिन संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक की अगर बात की जाए तो सरला बहन हो जाएंगी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन है ये पुस्तक से लेखक? सरला बहन है और ये पुस्तक पर्यावरण से संरक्षण से संबंधित है। 9वां प्रश्न दिया गया है कि अभयारण्य का संबंध किससे है? ऊर्जा संरक्षण से, जल संरक्षण से, वन्यजीव संरक्षण से या डॉल्फिन संरक्षण से? आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन शर्मान है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। अभयारण्य का संबंध दोस्तों सभी लोग जानते हैं वन्यजीव संरक्षण से हो जाएगा। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, वर्तमान समय में वन्यजीव अभयारण्य की संख्या 532 है। ये 2020 की बात कर रहे हैं, 2020 में 532 की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है विलुप्त हो रहे जीव, शुभोध जीव, आपत्तिग्रस्त जीव या इनमें से सभी हो जाएगा। तो रेड डाटा बुक में कौन से जीवों को सम्मिलित किया जाता है? तो जो विलुप्त हो रहे जीव हैं उनको रेड डाटा बुक, रेड मतलब खतरा, ये विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है, तो इनको किस बुक में दर्ज किया जाता है कि कौन से जीव विलुप्त हो रहे हैं? वह रेड डाटा बुक। डाटा मतलब होता है संग्रह, बुक यानी किताब। तो रेड डाटा बुक के अंतर्गत विलुप्त हो रहे जीवों को सूची तैयार की जाती है और रेड डाटा बुक IUCN द्वारा 1964 में जारी किया गया था। दोस्तों तो रेड डाटा बुक को IUCN द्वारा कब जारी किया गया था? प्रश्न आ गया, ठीक है, 62, 64, 66, 78। तो आपका जवाब क्या होगा कि रेड डाटा बुक IUCN द्वारा जो है रेड डाटा बुक को 1964 में जारी किया गया था। और रेड डाटा सूची की श्रेणियां विलुप्त वन, विलुप्त
अति संकटग्रस्त, संकटग्रस्त, सुवेद, संकटापन्न या कम चिंतनीय जीवों का यहाँ पर नोट किया जाता है या लिखा जाता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सभी लोग जानते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। इसकी शुरुआत 1973 से की गई है। बार बार आपको बता रहे हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न 1 नंबर का जरूर पूछा ही जाता है। सुश्री मेधा पाटकर का संबंध किससे हो जाएगा? वैज्ञानिक अनुसंधान, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या भूमि सुधार से हो जाएगा। देखिए प्रश्न थोड़ा कंफ्यूज है। अगर आपसे डेफिनेटली बन रहा है 100%, अगर आपसे उत्तर पता है, आंसर पता है, तभी आप डेफिनेटली दीजिए, ठीक है। बेफिक्र हिचक कमेंट कीजिए और अपना स्कोर बताइए, अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। तो सुश्री मेधा पाटकर का संबंध किससे हो जाएगा? तो सभी लोग जानते हैं पर्यावरण संरक्षण से हो जाएगा। और सुश्री मेधा पाटकर का एक सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरणविद हैं और इनका जन्म दिसंबर 1954 में मुंबई में हुआ था। और मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी। कई बार पूछा गया है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो मेधा पाटकर ने की थी। 13वां प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण इनमें से कौन सा असरकारी संघ या जीओ समर्पित है? असरकारी मतलब समझ सकते हैं, गवर्नमेंट नहीं, असरकारी संघ बताना है जीओ कौन सा समर्पित है वन्य जीव संरक्षण पर। WWF फॉर नेचर, भारत भारतीय वन्य जीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्य जीव जीवन क्रिया योजना या उपरोक्त सभी की बात कर रहे हैं। तो किसकी बात की जा रही है? हम WWF की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइल्ड फंड ऑफ नेचर। यह संस्था भारत में विश्व भर पर NGO यानी गैर सरकारी संस्था के रूप में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है। WWF वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने किस पुस्तक को तैयार किया है? श्वेत डाटा, रेड, नीला या इनमें से कोई नहीं? तो सभी लोग जानते हैं, आसानी सा प्रश्न है कि पौधे जंतु की जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए एक रेड डाटा बुक IUCN द्वारा तैयार किया गया था। और ये डाटा बुक कब तैयार किया गया था? हमने पिछले क्वेश्चन बताया, ये आपको ध्यान देना है, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब तैयार किया गया था? आप लोग देख सकते हैं 1964 में इसे जारी किया गया था IUCN के द्वारा। रेड डाटा बुक की बात कर रहे हैं, 1964 की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित होता है? तो सभी लोग जानते हैं कि विलुप्त हो रहे जीव भी सम्मिलित होते हैं, सुभेद जीव और आपत्तिग्रस्त जीव। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न दिया गया है कि एक अध्यापक मेधा पाटकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रही हैं, क्यों बोल रही हैं? देखिए सभी लोग, आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, आपकी नियुक्त होगी, आप अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो एक अध्यापक होने के नाते, अध्यापिका होने के नाते मेधा पाटकर अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर आप बोल रहे हैं क्योंकि दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है, दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंध है, दोनों एक आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर है, ये दोनों में चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया है। तो सभी जानते हैं चिपको आंदोलन की अगर बात करें, ठीक है, ये भी आता है, लेकिन जो डेफिनेटली आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, सॉरी सी आएगा। दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर है, जो आंदोलन है दोनों के पर्यावरणीय मुद्दों पर है। तो सी ऑप्शन डेफिनेटली 100% श्योर एंड प्योर की बात करेंगे, क्योंकि मेधा पाटकर एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी और अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ों को न काटने का अभियान चलाया था। इन दोनों व्यक्तियों द्वारा चलाया गया आंदोलन पर्यावरण या इन्वायरमेंट से संबंधित था, अतः अध्यापक इन दोनों का योगदान पर वार्तालाप के जरिए पर्यावरणीय मुद्दों को जानकारी दे रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधक, ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी या वन प्राणियों का संरक्षण या चारों गाहों का विकास हो जाएगा। तो सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या कहलाता है? आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन सर्वान है। हर एक भाई बहन गृहिणी का सभी का वेलकम, अभिनंदन है जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक अध्यापिका बनना। तो सामाजिक वानिकी का उद्देश्य पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के लिए उद्देश्य से वनों का प्रबंधन हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो परंपरागत वनों या स्थापित वनों के अलावा लोगों और सरकारों को निजी अथवा सार्वजनिक भूमि पर पेड़ उगाने के लिए प्रेरित किया जाता है,
सामाजिक वानिकी का उद्देश्य पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन करना होता है। और इसके साथ साथ सामाजिक वानिकी का उद्देश्य खाली पड़े स्थानों पर फलदार वृक्ष लगाना होता है, जिससे पर्यावरण सुरक्षा के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि बढ़े। और सामाजिक वानिकी की शुरुआत कब की गई थी, तो नोट कर लीजिएगा 1976 में सामाजिक वानिकी की शुरुआत की गई थी। इसलिए कहते हैं हर एक क्वेश्चन, हर एक सेशन इंपॉर्टेंट है, हर एक आंसर आपको 2-4 क्वेश्चन से जोड़कर लाता है। अगला प्रश्न है, जब ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है, जब ध्रुव भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है तब जैव विविधता बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये घटना, ये चक्र, ये एक्सीडेंट कहलाएगा, एक प्रकार का घटना चक्र है, तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए जब ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है तो जैव विविधता भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, इसका रीजन है, ऐसे क्षेत्र में जीवों और वनस्पति का अभाव पाया जाता है, अतः ध्रुवों पर जैव विविधता न्यूनतम होती है। लेकिन जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता बढ़ जाती है। ये इतना पॉइंट आपको नोट कर लेना है कि ध्रुवों पर जैव विविधता न्यूनतम होती है, लेकिन जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस प्रकार के मैग्सेसे पुरस्कार से दिया गया। तो पहली बात, तो तरुण भारत संघ का संबंध किससे है, तो राजेंद्र सिंह का है, या राजेंद्र सिंह का संबंध किससे है, तो तरुण भारत संघ से संबंधित है। और ये पुरस्कार जो है किससे संबंधित दिया गया, जल संरक्षण, सामुदायिक वानिकी, वनों का संरक्षण या सौर ऊर्जा। सभी जो लोग जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, जल संरक्षण की बात कर रहे हैं। तरुण भारत संघ राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण के संदर्भ में किए गए प्रयासों के लिए जाना जाता है और उन्हें भारत का जल पुरुष भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा भी गए कि भारत का जल पुरुष कहलाते हैं आपके राजेंद्र सिंह कहलाते हैं। और इन्हें जल संरक्षण कार्य के लिए वर्ष 2001 में मैक्सेस अवार्ड एवं वर्ष 2015 में स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2 पुरस्कार इनको प्रदान किए गए हैं राजेंद्र सिंह को, ठीक है। इनको जल पुरुष कहा जाता है। सर्वप्रथम इनको 2001 में मैक्सेस अवार्ड दिया गया और 2015 में स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार प्रदान किया गया था। नोट कर लीजिएगा, प्रश्न संभावित प्रश्न है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ हुआ था, तो सभी लोग जानते होंगे रैणी गांव की बात करेंगे, पहले ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया पूरा डिटेल के साथ, आपको हर एक क्वेश्चन हर एक सेशन का मिलेगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नाम क्षेत्र नहीं है, बूलर झील, दूधसागर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या राजमंद झील। देखिए रामसर जो घोषणा सूची है उसमें बूलर झील, रुद्रसागर झील, केवलादेव ये तीनों हैं, लेकिन आपका डी ऑप्शन सम्मिलित नहीं है, क्योंकि भारत में कुल आर्द्रभूमि क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 4.63% है और भारत 1982 में रामसर समझौते का सदस्य बना और उस समय केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तथा चिल्का झील को आर्द्रभूमि में शामिल किया गया था। और रामसर घोषणा की सूची में भारत के 26 आर्द्रभूमि क्षेत्र शामिल किए गए थे। इनमें बूलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, रुद्रसागर झील जो कि त्रिपुरा में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान सभी लोग जानते हैं राजस्थान पर है, और लोकटक झील ये कहाँ पर है, मणिपुर है, ये आदि स्थल है, जबकि रामचंद्र झील इसमें शामिल नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है, अरावली हिल्स हो जाएगा या पहाड़ियाँ, खासी हिल्स या पहाड़ियाँ, हिमालय या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो भारत के 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक आपका हिमालय हो जाएगा। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का महत्वपूर्ण स्थान, भारत के कुल 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, जिनमें से 2 हॉट स्पॉट क्षेत्र विश्व के अत्यधिक तप्त हॉट स्पॉट क्षेत्रों को रखा गया है। और 4 ये हॉट स्पॉट क्षेत्र, पहला हिमालय का क्षेत्र, इंडो वर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और श्रीलंका क्षेत्र, और सुंडालैंड क्षेत्र है जो हिमालय क्षेत्र का सर्वाधिक जैव विविधता वाला कहलाता है। और सभी लोग जानते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, 8848 मीटर है, ये आपको नोट कर लेना है। 888 और 4 आपको कंबाइंड है इस पर।
और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग जानते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और पर्यावरण के मुद्दों पर सर्वप्रथम बैठक 1972 में स्विट्जरलैंड में आयोजित की गया था। और पर्यावरणीय पुस्तकें जो है बायोडाइवर्सिटी पोटेंशियल ऑफ द हिमालय डॉक्टर ललित तिवारी जी के हैं। यशपाल सिंह पागंती व डॉक्टर गीता तिवारी हिमालयन वाटरलैंड, एम गिल स्पर्श गंगा और रमेश पोखरिया निशंक हो जाएंगे। ठीक है, पर्यावरण पुस्तक कौन सी है? बायोडाइवर्सिटी पोटेंशियल ऑफ द हिमालय। 24वां प्रश्न दिया गया है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्त के लिए प्रयुक्त पद कौन सा होगा? क्रोड संरक्षण, स्थानीय संरक्षण, संस्थानीय संरक्षण होगा, और अपस्थानीय या परिधीय संरक्षण की बात करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? अपस्थानीय संरक्षण, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अपस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्त किया जाता है। और सभी को पता है जायसवाल सर यानी इस परिवार के माध्यम से फ्री में आपको नोट्स PDF फाइल प्रोवाइड करा दी जाती है। टेलीग्राम ऐप पर इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पे सर्च कीजिए जायसवाल कोचिंग सेंटर, फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त कीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए, क्योंकि राष्ट्र हित में TT परिवार है, राष्ट्र हित में शिक्षा का चैनल है। 25वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? गोल्डन बियर पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार या गोल्डन पाम्स पुरस्कार? अब इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, कि इनमें से विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार कौन सा हो जाएगा। सभी कमेंट के माध्यम से बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। और हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट कंसेप्ट पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।